हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केमिस्ट्री विद प्रिया। सो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की आपको प्लेलिस्ट में एक और वीडियो मिलेगी। वो वीडियो आपकी थ्रू आउट द इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है, तो अगर आपको थ्रू आउट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और अगर आप को इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो मैं अब बना रही हूँ। इसके काफ़ी पार्ट्स में बना चुकी हूँ, ठीक है। आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये वीडियो देखिएगा। आई एम श्योर आपको ज़रूर अच्छी लगेगी वीडियो, और अगर अच्छी लगेगी तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने पढ़ा था कि कैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशन के फॉर्म में आई, ठीक है। दोनों फिनोमेना है और वो दोनों फिनोमेना क्या है, हमारा लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है। सो आज के वीडियो में हम एक ऐसी थ्योरी पढ़ने वाले हैं जिस थ्योरी ने क्या किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना को क्या किया, एक्सप्लेन किया। जिस थ्योरी के थ्रू हम क्या बता पाए कि यस, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फिनोमेना दिया गया है वो इस वजह से एग्जिस्ट करता है, क्लियर। सो जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आज की हमारी थ्योरी है, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमेना आए और ये बोला गया कि ये फिनोमेना आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, तो 1900 में मैक्स प्लैंक ने हमें ये थ्योरी दी, जिस थ्योरी को हमने कहा, क्या कहा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहा। लेकिन इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया किसने, 1905 में आइंस्टीन, ठीक है। वैसे बेसिक जो इसके पॉइंट्स थे वो किसने दिए थे, आपके 1900 में मैक्स प्लैंक ने दे दिए थे। और इसी वजह से इस थ्योरी का नाम क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। और इसको थोड़ा सा जो मॉडिफिकेशन किया गया वो किसने किया, 1905 में आइंस्टीन ने किया, ठीक है। तो इस पॉइंट के जो पॉस्टुलेट्स थे बेटा, जो मेन आपके पॉइंट्स थे इस थ्योरी के, वो क्या क्या थे। जो फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट पॉस्टुलेट जो था वो क्या कहा था मैक्स प्लैंक ने। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी है, मैंने जो आप लोगों को वीडियो में पढ़ाया, उसके अकॉर्डिंग क्या कहा था उसने कि जो एनर्जी कोई भी बॉडी एमिट या रेडिएट करती है वो कॉन्टिन्यूसली करती है, ठीक है। लेकिन मैक्स प्लैंक ने क्या कहा, द एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एनी सोर्स, कोई भी सोर्स है वो जो एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब करता है इज नॉट कॉन्टिन्यूसली बट डिसकॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स होते हैं ना, जैसे आज बच्चों को चिप्स के पैकेट्स पसंद होते हैं, कुरकुरे आपके पसंद होते हैं, तो कुरकुरे क्या होता है आपका, एक कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया। ये चीज आपका ऐसे तो नहीं मिलती ना कि आप 1 किलो खरीद के ले आओ या आप 1 क्विंटल खरीद के ले आओ, ऐसा तो नहीं मिलता ना। ये किस फॉर्म में मिलते हैं, पैकेट्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो उसी तरह मैक्स प्लैंक ने क्या कहा बेटा यहाँ पे, कि जो आपके एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करता है कोई भी सोर्स, चाहे वो एनर्जी एमिट कर रहा है चाहे वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली नहीं करेगा बल्कि डिसकॉन्टिन्यूसली करेगा। एंड किस फॉर्म में करेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड सच पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज क्वांटम। उस पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या कहेंगे, क्वांटम कहेंगे। एंड इन केस ऑफ लाइट उसको क्या कहेंगे, फोटोन कहेंगे। मतलब अगर लाइट की बात हो रही है तो वो पैकेट ऑफ एनर्जी क्या कहलाएगा, फोटोन। और लाइट के अलावा किसी भी रेडिएशन की बात हो रही है, किसी भी एनर्जी की बात हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, क्वांटम। सो जो फर्स्ट पॉस्टुलेट था वो क्या था, एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एनी सोर्स is not continuously but discontinuously in the form of
small packets of energy, and these packets of energy are known as quantum, and in case of light these are known as photon. लाइट के केस में इन्हें क्या कहते हैं? फोटोन। ठीक है, तो छोटे छोटे अलग अलग जो पैकेट्स होते हैं, स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, यानी छोटे छोटे अलग अलग पैकेट्स बने होंगे और उन पैकेट्स के फॉर्म में हमारी एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी और रिलीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अब मैंने कहा छोटे छोटे अलग अलग पैकेट्स होंगे। ठीक है, तो वो जो पैकेट्स होंगे उनमें आपकी एनर्जी जो होगी वो भी क्या होगी? किसी में ज्यादा होगी, किसी में कम होगी। ठीक है, इसीलिए वहां पे क्या है? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। तो पहला पॉइंट तो उसने क्या कहा कि एनर्जी जो एमिट या एब्जॉर्ब करता है कोई भी सोर्स, वो कॉन्टिन्यूसली नहीं करता है बल्कि डिसकॉन्टिन्यूसली करता है। और किस फॉर्म में करता है? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज क्वांटम एंड इन केस ऑफ लाइट दीज आर नोन एज फोटोन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो उसने कहा वो क्या कहा आपका? द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, यानी एनर्जी ऑफ पैकेट। ठीक है, हर पैकेट की जो एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, जो रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है उस रेडिएशन की एनर्जी, जो उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, इस बात पे डिपेंड करेगा उस क्वांटम की एनर्जी। ठीक है, यानी जो भी फ्रीक्वेंसी है, जिस रेडिएशन की जो भी फ्रीक्वेंसी है, जो रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी कि उस पैकेट की एनर्जी कितनी है। यानी एनर्जी ऑफ द पैकेट किस बात पे डिपेंड करेगा? वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ आपके फोटॉन्स प्रेजेंट है या कितने नंबर ऑफ आपका पार्टिकल्स प्रेजेंट है। वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि जो रेडिएशन है, जो वो आपका क्वांटम है, वो आपका किस फ्रीक्वेंसी से एमिट हो रहा है या किस फ्रीक्वेंसी से एब्जॉर्ब हो रहा है। सो द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, हर क्वांटम की जो एनर्जी होगी, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, वो किस बात पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन पे डिपेंड करेगा। इट मींस E is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे। एंड E is equals to h न्यू, where h is the Planck's constant। इसका क्या नाम रखा गया? Planck's constant। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 6.626 इंटू 10⁻34 जूल से। ये इसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू आप याद रखना। ठीक है, तो सेकंड के अकॉर्डिंग क्या कहा था? द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो उस बेसिस पे हमारा ये इक्वेशन बनी, दैट इज E इक्वल्स टू h न्यू, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। जो थर्ड पोस्टुलेट था बेटा यहाँ पे वो क्या था? दैट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व और absorbed by a body is some whole number quanta, whole number quanta। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि कोई भी बॉडी जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट या फिर एब्जॉर्ब कर रही है थ्रू आउट द प्रोसेस, जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी बॉडी ने एमिट की है या फिर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी बॉडी ने एब्जॉर्ब की है, वो किसके इक्वल होगी? होल नंबर क्वांटा के। मींस E is equals to n h nu, where n is any integer। ठीक है, जहां पे n क्या होगा? इंटीजर होगा, लाइक 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इंटीजर्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब हुई है वो किस बात पे डिपेंड करेगी? होल नंबर क्वांटा पे, यानी E इक्वल्स टू NH न्यू। मतलब वो जो आपका जो एक पैकेट है उसमें कितने नंबर ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं,
ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, जो रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आपके एमिट या एब्जॉर्ब होंगे। लेकिन आपका जो आपका एमिशन है, यानी जो रेडिएशन एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, वो किस बात पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन पे डिपेंड करेगी, ना कि इंटेंसिटी पे। ठीक है, जबकि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में क्या कहा था कि हर चीज किस पे डिपेंड कर रही है, हमारा इंटेंसिटी पे। लेकिन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ये चीजें बोली गई। ये पॉइंट्स क्लियर हुए बेटा, इतना क्लियर हुआ? ओके, अब देखिए कैसे ये पॉइंट्स हमारे किसको एक्सप्लेन करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट अगर हम किसकी बात करें बेटा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो उसमें मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था हीटिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन का एग्जाम्पल मैंने दिया था और मैंने कहा था कि जब मैं आयरन को हीट करती हूँ या किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा है, उसको जब मैं हीट करती हूँ तो पहले उसमें से डिफरेंट कलर आता है, फिर धीरे 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 जैसे जैसे हीट बढ़ते जाती है वैसे वैसे जो कलर है वो भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब फ्रीक्वेंसीज चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जैसे ही मैंने किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया, हीट प्रोवाइड किया। ठीक है, जैसे मान लो आयरन है, आयरन को मैंने हीट दिया तो उसने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया। ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब किया उसने, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसने क्या किया, एनर्जी को एमिट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब मान लो उसने क्या किया, जो फ्रीक्वेंसी उसने एब्जॉर्ब की वो आपकी क्या थी, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी के इक्वल थी। तो जो उसने एनर्जी एमिट की उससे कैसा कलर शो हुआ, हमें रेड कलर शो हुआ। मैं कॉन्टिन्यूसली उसे हीट देते जा रही हूँ तो वो क्या कर रहा है, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में उस एनर्जी को क्या करते जा रहा है, एब्जॉर्ब करते जा रहा है, और स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को क्या कर रहा है, एमिट भी कर रहा है। और हर बार जो पैकेट ऑफ एनर्जी है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है कि जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आपके पैकेट्स को अब्सॉर्ब कर रहा है, तो एमिट भी क्या करेगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को एमिट करेगा, जिस वजह से उसका कलर इनिशियल में क्या आएगा, रेड, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, क्योंकि इनिशियली जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की उसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा। धीरे 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 जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो उसका अमाउंट क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो अमाउंट अगर बढ़ेगा तो एमिट करने वाली एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारी धीरे 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 क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसलिए पहले कौन सा कलर आया, रेड कलर, जिसका जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी, कम थी। उसके बाद फिर हमारे येलो कलर, ब्लू कलर, ये कलर्स आए जिनकी फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिवली क्या थी, हमारी ज्यादा थी। ठीक है, तो अगर ये जो रेडिएशन है एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है, अगर ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करती तो कलर क्या रहता, सेम रहता। लेकिन क्योंकि वो आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है इसलिए यहाँ पे क्या होता रहा, कॉन्टिन्यूसली आपका चेंज होता रहा कलर। और ये क्यों हुआ, क्योंकि जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो कॉन्टिन्यूसली नहीं करता है, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स में वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो धीरे 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 जब एनर्जी आपकी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है, तो जो एनर्जी एमिट है उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या कहा था कि आपका जब एक एनर्जी किसी आपका किसी भी बॉडी पे आपकी जो एनर्जी दी जाएगी, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एमिट होगा, बोला था। ठीक है, अभी क्यों होगा बेटा, हमें पता है जो एटम है उसमें क्या प्रेजेंट है, आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
ठीक है। तो जब तक जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो एनर्जी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के बराबर नहीं होगी, क्या तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा बेटा? नहीं आएगा ना। मींस हमको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो एनर्जी किससे ज्यादा होनी चाहिए? जिस एनर्जी से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस एनर्जी से जब वो एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ठीक है। तो जैसे ही हम कोई रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को देते हैं या एटम को देते हैं जिसकी एनर्जी जो है वो कितनी है हमारी? एच न्यू नॉट, यही आएगा ना, एनर्जी यही होगी ना। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था वहां पे क्या है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है जिसे हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मींस द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी E is directly proportional to nu naught and according to Planck's theory E equals to h nu naught. यानी इतनी एनर्जी की हमें जरूरत है। जैसे ही ये एनर्जी हम किसी एटम को देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जिस एनर्जी से वो आपका न्यूक्लियस से होल्ड है उस एनर्जी को वो तोड़ेगा और उससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अब इससे कम एनर्जी अगर आप देंगे तो क्या होगा? बेचारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ नहीं पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है। इसका मतलब अगर आप रेडिएशन को कितना ही इंटेंस क्यों ना कर दें, उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को कितना ही क्यों ना बढ़ा दें, उसके एम्पलीट्यूड को कितना ही क्यों ना बढ़ा दें, लेकिन अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ नहीं पाएगा, जिस वजह से वो बाहर नहीं आ पाएगा। क्लियर? ठीक है। तो ये किसके थ्रू एक्सप्लेन हुआ? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के थ्रू। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने बोली वो क्या बोली कि अगर आप एनर्जी न्यू नॉट से ज्यादा देते हैं, न्यू नॉट से कम देते हैं तो कुछ होगा ही नहीं, न्यू नॉट के बराबर देंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगा और बाहर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन इफ द एनर्जी इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, मींस आप क्या कर रहे हैं? एक आपका एनर्जी दे रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो क्या होगा? ठीक है। तो क्या होगा बेटा? इस न्यू में से जो न्यू नॉट पार्ट है उतना तो इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज कर लेगा? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, यानी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करने के लिए वो न्यू नॉट को क्या कर लेगा? यूज कर लेगा, और बची हुई एनर्जी को वो क्या करेगा? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। ठीक है। मींस इफ द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, ठीक है, देन द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू ओवरकम द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज न्यू नॉट। ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट तो क्या हो गया? माइनस हो गया। क्यों? क्योंकि वो कहाँ यूज हो रहा है? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में। ठीक है। तो एच न्यू में से एच न्यू नॉट माइनस करेंगे तो बची हुई जो एनर्जी होगी वो उसकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है। सो एच न्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और एच न्यू नॉट को हमने क्या कहा था? वर्क फंक्शन कहा था, तो डब्ल्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और इससे रिलेटेड हमारे यहाँ क्या बनते हैं बेटा? न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है। तो एक हमारा क्या हो गया? इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, एक हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू नॉट माइनस h nu minus h nu naught, and second h nu equals to w naught plus half mv square, where w naught is the work function. इतना क्लियर हो? ये क्लियर हो बेटा? सो इस वे में हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या करती है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करती है बेटा? एक्सप्लेन करती है। क्लियर हो? तो ये इसके मेन पॉस्टुलेट्स हैं। ठीक है, इनको नोट कीजिएगा, इससे ज्यादा इसमें नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। और कैसे ये आपका
ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है बेटा तो ट्राई कीजिएगा उसको अपने वर्ड्स में लिखने की, ठीक है, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज आप लोग लिखोगे तो आप लोगों को बार बार उसे याद करना पड़ेगा, लेकिन समझ के आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो आपको उसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा के लिए आपके माइंड में पेस्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा? ये आज का जो टॉपिक था ये हमारा क्लियर हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया है बेटा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के जो न्यूमेरिकल्स है, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स, वो देखेंगे। तो उससे पहले वो वीडियो मैं अपलोड करूं उससे पहले आप लोग इस वीडियो को पढ़ लीजिएगा ताकि न्यूमेरिकल्स को समझना आपके लिए क्या हो जाए, ईजी हो जाए। थैंक यू सो मच।